राणा रंजीत जो कि AIMIM के कैंडिडेट हैं और AIMIM का कैंडिडेट ये सीधे तौर पे नुकसान पहुंचा रहे हैं रितु जायसवाल को। अब कास्ट कन्फिगरेशन के आधार पर आप देख लीजिए, वहां राजद का उम्मीदवार है, यादव वोट पूरी तरीके से उसके साथ है, साथ में वैश्य चूंकि वैश्य जाति से खुद रितु जायसवाल आती हैं तो वैश्य मतदाताओं का समर्थन उनके साथ है। अच्छा, बस मोदी जी के साथ नहीं है, यानी लवली आनंद के साथ। और मुझे लगता है कि तीसरे नंबर पे अखिलेश्वर दास को आप रख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप अखिलेश्वर दास को रख सकते हैं। फिर सीधे तौर पे आप ये मान लीजिए कि अखिलेश्वर वैष्णव जो हैं ये लवली आनंद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आनंद मोहन 2 बार से शिवहर में सांसद रहे हैं, तो उनका जो कार्यकाल रहा है संसदीय क्षेत्र शिवहर में, उसका कोई प्रभाव है अभी कि हाँ आनंद मोहन ने बहुत अच्छा काम किया था या आनंद मोहन हमारे नेता हैं, तो उससे भी कुछ वोट बने लवली आनंद के पक्ष में? एक चीज तो एकदम नोट कर लीजिए, इनको जो वोट मिलेगा वो सीधे सीधे नुकसान रितु जायसवाल का होगा। शिवहर में पूछेंगे किसी से भी तो कोई आपको ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि राणा रंजीत चुनाव में लड़ाई में कहीं है या चुनाव जीत सकते हैं। दलित बेल्ट का कुछ वोट जो है कहीं, दलित बेल्ट का थोड़ा बहुत वोट अगर उनको मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन वो लड़ाई में कहीं नहीं है। लड़ाई सीधे सीधे जो है रितु जायसवाल और लवली आनंद के बीच में है। अब है कि पलड़ा किसका भारी है। शिवहर लोकसभा क्षेत्र टसमटस की लड़ाई बनी हुई है। 5 किलोमीटर के अंतराल पर ही सभाएं हो रही हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन के नेता गरज रहे हैं, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के नेता गरज रहे हैं, और इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो वोट काट रहे हैं। कौन वोट काट रहा है, कौन चुनाव जीत रहा है और कौन सिर्फ हल्ला मचाए फिर रहा है, इस सब पर फिर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी। इनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या हाल है शिवहर का, क्या चल रहा है? 5-5 किलोमीटर की दूरी पर जैसे शिकारगंज में तेजस्वी यादव की सभा हो रही है, तो वहीं से 5 किलोमीटर की दूरी पे बड़का गांव में लवली आनंद के सभा में उमेश कुशवाहा, तारकिशोर प्रसाद, बड़े बड़े नेता जीतन राम मांझी, अन्य तमाम नेता जो एनडीए से जुड़े हुए हैं वो लोग चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये दोनों लोग में लड़ाई दिख रही है, लेकिन कैंडिडेट बहुत हैं। अब वहां क्या होगा, क्या अभी तक फीडबैक मिला? देखिए, जहाँ तक शिवहर लोकसभा की बात है तो शिवहर में सीधी सीधी लड़ाई रितु जायसवाल और लवली आनंद के बीच में है। मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड दोनों के बीच में सीधी लड़ाई है। अब वहाँ के केमिस्ट्री को थोड़ा समझने की जरूरत है कि कौन किसको नुकसान पहुँचा रहा है। अच्छा, कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। शिवहर लोकसभा में कुल 12 उम्मीदवार हैं, जिसमें रितु जायसवाल, लवली आनंद, विजेंद्र ठाकुर। ये जो डाटा आप देख रहे हैं ये जिला प्रशासन के द्वारा से जो दिया गया है वो डाटा है। उपेंद्र सहनी है, जगदीश प्रसाद हैं, दिलीप कुमार मिश्रा हैं, ममता कुमारी है, मोहम्मद महताब आलम हैं, राणा रंजीत हैं, सुधीर कुमार सिंह हैं, अखिलेश्वर श्री वैष्णव हैं और कन्हैया कुमार हैं। कन्हैया कुमार दिल्ली वाले नहीं ना? अरे नहीं, कन्हैया कुमार दिल्ली वाले नहीं हैं। अब एक चीज़ को समझिए, लड़ाई बिल्कुल सीधे सीधे रितु जायसवाल बनाम लवली आनंद है। हाँ। राष्ट्रीय जनता दल बनाम जनता दल यूनाइटेड। अच्छा, इसमें अखिलेश्वर श्री वैष्णव, जिनको कि बाबा अखिलेश्वर दास भी कहा जाता है, उनकी स्थिति यह है कि उनको कुछ वोट मिलेगा। अच्छा, क्योंकि पिछले 3-4 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। कई तरह के खेल का आयोजन भी उन्होंने अपने नाम पर करवाया है और पकड़ उनकी है। लेकिन ये है कि ये जो बाबा अखिलेश्वर दास जी हैं ये नुकसान किसको पहुंचाएंगे? तो सीधे सीधे तौर पे आप ये मान लीजिए कि अखिलेश्वर वैष्णव जो हैं ये लवली आनंद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, अखिलेश्वर मतलब ये जो कैंडिडेट हैं इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं और ये एनडीए। हाँ, ये जितना वोट भी इनको मिले, 10,000 मिले, 20,000 मिले, 50,000 मिले, लाख वोट मिले, वो मतलब नहीं है, लेकिन जितना वोट भी इनको मिल रहा है वो लवली आनंद को नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा, अब आइए, एक और बहुत बड़ा फैक्टर है राणा रंजीत जो कि AIMIM के कैंडिडेट हैं और AIMIM का कैंडिडेट ये सीधे तौर पे नुकसान पहुंचा रहे हैं रितु जायसवाल को। देखिए, राजपूत वोट। राणा रंजीत जो है, थोड़ा सा उनका बैक बता दीजिए, कौन है? देखिए, राणा रंजीत जो हैं वो पूर्व सांसद, बहुत कद्दावर नेता राष्ट्रीय जनता दल के सीताराम सिंह जी के पुत्र हैं। अच्छा। और स्वर्गीय सीताराम सिंह जी के पुत्र हैं। सीताराम सिंह जी बहुत प्रभावशाली नेता हुआ करते थे, मधुबन से सांसद भी रहे हैं, शिवहर से। गुदरी के लाल। हाँ, गुदरी के लाल जिनके बारे में कहा जाता था। और उनके एक पुत्र राणा रणधीर जो अभी भारतीय जनता पार्टी के
विधायक भी हैं, मधुबन से। हाँ पहले मंत्री भी रह चुके हैं। अच्छा। तो ये देखिए राजनीति सत्ता एक ऐसी चीज़ है जहाँ माँ बेटे चुनाव लड़ते हैं, यहाँ तो भाई की बात है ना। तो और दोनों की जो राजनीति है, दोनों की राजनीति अपने पिता से ही इंस्पायर्ड होती है। राणा रणधीर को भी देखिए कि राणा रणधीर भी अपने पिता के नाम पर जो उनकी पुण्यतिथि होती है उस समय कार्यक्रम वगैरह कराते हैं, जिसमें तमाम वर्ग के लोग हैं उनको बुला के सम्मानित किया जाता है और अच्छा एक अच्छी परंपरा है, काम करते हैं। राणा रणधीर भी कुशल राजनेता हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राणा रंजीत की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उस महत्वाकांक्षा की वजह से उन्होंने अपने आप को AIMIM का उम्मीदवार बना दिया। AIMIM देखिए कंप्लीटली ये जो दल है ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए है, लेकिन इनके उम्मीदवार होने से राजपूत वोट बहुत डिस्टर्बेंस से नहीं होगा। अच्छा। जो बहुत व्यक्तिगत वोट इनको मिलेगा वही वोट इनसे डिस्टर्ब होगा, क्योंकि सामने जो कैंडिडेट हैं जो सीधी लड़ाई में हैं वो भी राजपूत कम्युनिटी से आते हैं। अच्छा। तो लवली आनंद को राजपूत वोट पे तो ये डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये डिस्टर्ब कर सकते हैं मुस्लिम मतदाताओं को रितु जायसवाल के अगेंस्ट में वोट करेंगे। इनको जो वोट मिलेगा वो सीधे सीधे नुकसान रितु जायसवाल का होगा। अच्छा, मतलब एक तरफ योगी अखिलेश्वर दास लवली आनंद को डैमेज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राणा रंजीत सिंह रितु जायसवाल को डैमेज। देखिए बाकी जो भी कैंडिडेट। अच्छा, यहाँ जो राजपूत समुदाय की बात है वो कंफ्यूजन में तो नहीं है, क्योंकि राणा रंजीत जो है AIMIM से चुनाव लड़ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। राणा रंजीत को बहुत ज़्यादा मत अगर राजपूतों का मिलेगा तो हमको लगता है कि 2-4 हज़ार वोट कहीं मिल जाए तो मिल जाए, ठीक है। वो भी जो उनके अगेंस्ट में तो उनके भाई ही प्रचार कर रहे हैं। हाँ, उनके भाई ही प्रचार कर रहे हैं। दूसरा ये ना, देखिए सीधी लड़ाई है ना, अगर लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाने में आप सफल हो जाते हैं तो वैसी स्थिति में वोट का डिवीजन हो सकता था, लेकिन सीधी लड़ाई है। आप शिवहर में पूछेंगे किसी से भी तो कोई आपको ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि राणा रंजीत चुनाव में लड़ाई में कहीं हैं या चुनाव जीत सकते हैं। तो राणा रंजीत जो है, राणा रंजीत ये फैक्टर, अभी राणा रंजीत का फैक्टर जो है वो यही है कि अब मुस्लिम मतदाता, हालांकि मुस्लिम मतदाता भी जागरूक हो गए हैं और मुस्लिम मतदाताओं मुस्लिम माने वोटर्स नेता जो हैं राष्ट्रीय जनता दल में भी, वो लोग भी लगातार वहाँ अपना कैंप कर रहे हैं। फैसल अली जो ढाका के हैं, फैसल रहमान हैं, हाँ, तो ये सारे लोग जो हैं ये लोग भी मुस्लिमों के बीच में जो है वहाँ जाके तैयारी कर उनको समझा रहे हैं कि भाई ये वोट कटुआ है, इसको वोट नहीं देना है। हालांकि देखिए अब व्यक्तिगत आधार पर जो थोड़ा बहुत वोट उनको मिल जाए, तो देखिए यही 4 फैक्टर है शिवहर में, 5वां कोई फैक्टर नहीं है। 5वां जो है वो हमको लगता है कुछ लोग अपना डमी कैंडिडेट भी। एक बहुजन समाज पार्टी से कौन कैंडिडेट हैं? बहुजन विजेंद्र ठाकुर है बहुजन समाज पार्टी से। नहीं, बहुजन समाज पार्टी, देखिए बहुजन समाज पार्टी दलित बेल्ट का कुछ वोट जो है, दलित बेल्ट का थोड़ा बहुत वोट अगर उनको मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन वो लड़ाई में कहीं नहीं है। लड़ाई सीधे सीधे जो है रितु जायसवाल और लवली आनंद के बीच में है। अब है कि पलड़ा किसका भारी है। हाँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हम लोग शुरुआती दिनों से ही हम लोग कर रहे हैं, एक तो जो स्लोगन वहाँ दिया गया शुरुआती दिनों में कि एक IAS की पत्नी है, एक IAS का हत्यारा है, ये एक स्लोगन कुछ दिन तो बहुत दिन चला। फिर उसके बाद बीच में खला हुआ ठाकुर का कुआं, जिसमें ब्राह्मण मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया, जबकि ब्राह्मण मतदाता जो हैं वो स्टाम्प्ड वोटर हैं बीजेपी के। मैंने उनका मतलब नाराज भी हो जाएंगे फिर भी भाजपा को वोट, तो नाराज होके वो बीजेपी को वोट कर सकते हैं। शिवहर के साथ एक अच्छी बात यह है कि शिवहर में कहीं कोई भीतरघात की स्थिति नहीं है, जो है आमने सामने है। रितु जायसवाल का जो वोटर है वो रितु जायसवाल के साथ है, लवली आनंद का जो वोटर है वो लवली आनंद के साथ है। अब कास्ट कन्फिगरेशन जो है उस पे अगर आप आएंगे तो भी रितु जायसवाल का पलड़ा थोड़ा भारी दिखता है, क्योंकि रितु जायसवाल मुखिया रही हैं। मुखिया के तौर पर भी उन्होंने जो काम किया है उस काम से लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, है ना। और मुखिया होते हुए भी उन्होंने पूरे बिहार में अपना नाम स्थापित किया। इससे प्रभावित होकर राष्ट्रीय जनता दल ने उनको टिकट दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने भी पैसा लेके टिकट दिया, लेकिन रितु जायसवाल ने पैसा नहीं दिया। रितु जायसवाल पैसे पर टिकट, जैसे वाल्मीकि नगर दीपक यादव, सूत्र ये बताते हैं कि 12 करोड़ रुपए में उन्होंने टिकट खरीदा, है ना। राजन तिवारी बोले भी इस चीज को, हाँ, राजन तिवारी ने कहा भी इस चीज को कि 12 करोड़ रुपए में टिकट उन्होंने खरीदा, लेकिन रितु जायसवाल के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो रितु जायसवाल जो है, रितु जायसवाल अपने प्रभाव से टिकट लेके आई हैं
और हम लोग ये मान के चलते हैं, देखिए वाल्मीकि नगर की जो स्थिति है, वाल्मीकि नगर में मैं आपको बता दूं कि पलरा सुनील कुशवाहा का अभी तक भारी है। चुनाव के 72 घंटे पहले नोटों का आदान प्रदान हो, पैसा बांटा जाए। 72 घंटे पहले जो स्थिति बदलती है, कास्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात छोड़ दीजिए, ठाकुर का कुआं छोड़ दीजिए, शिवहर की मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद ये आईएएस की बीबी और आईएएस के हत्यारे की बात को भी छोड़ दीजिए। 72 घंटे पहले, यानी जब छठे चरण का मतदान होने वाला है, तबातोड़ जो रैलियां हो रही है उसका क्या इफेक्ट होगा? देखिए रैलियां तो अब आपको बताएं कि 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों के चुनाव में पूरे हिंदुस्तान से जो रिपोर्ट आ रही है, वो रिपोर्ट आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा जो था अब की बार 400 पार, वो नारा जो है वो काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। बमुश्किल बहुमत मिल जाए, ऐसे हम लोग को तो लगता है कि 240 से 250 सीटें बीजेपी को आनी चाहिए। और पूरे हिंदुस्तान में जितने सेफोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों का जो स्टैंड आ रहा है, पूरे हिंदुस्तान के जो पत्रकार बिरादरी के लोग हैं, उनसे बातचीत के क्रम में जो फीडबैक्स आ रहे हैं, उसके आधार पर यह पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर बहुमत भी नहीं आ पाएगी। जैसे प्रशांत किशोर, मैं आपको बताऊं कि प्रशांत किशोर भी का भी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो प्रशांत किशोर ने भी कहा कि अमूमन 2019 वाली स्थिति रहनी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो इमेज है वो इमेज डेंट हुआ है ग्लोबल लेवल पे, इंडिया लेवल पे, है ना। तो अब भारतीय जनता पार्टी अपने पीक पे पहुंच गई। मैंने 2019 में 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई, और 303 से ज़्यादा सीटें मुझे नहीं लगता है कि अब आने वाले किसी समय में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। वही पिक पॉइंट वो उसका पिक पॉइंट था। अच्छा। हम लोग ये मान के चलते हैं वो पिक पॉइंट था। तो अब पिक पॉइंट से आप नीचे ही आइएगा ना, उससे ऊपर तो जाइएगा नहीं। हाँ, नहीं जाएंगे, है ना। तो बीजेपी को मुझे लगता है कि 50 से 55 सीटों का नुकसान होगा। पूरे हिंदुस्तान में 50 से 55 सीटों का नुकसान उसको हो सकता है। जैसे पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की भी चर्चा चल रही थी, तो पश्चिम बंगाल में भी लग रहा था कि बीजेपी का सीट बढ़ेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में जितना सीट बीजेपी के पास है, उन सीटों को भी बीजेपी अगर बचा ले तो बड़ी बात होगी। अच्छा, ये बिहार में जो है भाजपा के साथ जदयू का गठबंधन है, तो जहां जहां से जदयू के प्रत्याशी खड़े हैं, मुझे लगता है 16 जगह से, वहां आपको क्या लगता है वहां डैमेज होगा? देखिए डैमेज जदयू को ज्यादा होगा बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, डैमेज जो है, डैमेज जदयू को ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार का इमेज जो है, वो इमेज का जो लेवल था वो लेवल थोड़ा डाउन हुआ है। ये ग्लोबल लेवल पे आप देख लीजिए, क्योंकि नीतीश जी ने इतनी बार अपने दल का स्टैंड चेंज किया है, जिसके चलते उनका इमेज जो है इमेज खराब हुआ है। इवन कि नालंदा से भी लोग कहते हैं कि भाई टचवुड हम उनको कोई मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अब नीतीश जी को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। मतलब उनका जो इमेज है, पर्सनल इमेज थोड़ा डाउन हो रहा है। तो नुकसान इस पूरे चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को ज़्यादा होगा बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी। चुनाव जो जो नजदीक आता जाएगा ना, तो अब कैलकुलेशन पे आइए 72 घंटे पहले, इसलिए कि वो जो काउंटडाउन स्टार्ट होगा, उस काउंटडाउन में साम दाम दंड भेद सारी नीतियां चलती हैं। कुछ लोग धमकाए जाएंगे, कुछ लोग मिलाए जाएंगे। ये तो चल रहा है। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में योगी अखिलेश्वर दास के गाड़ी पे हमला हुआ, उन्होंने एफआईआर भी किया। राणा रंजीत जो चुनाव लड़ रहे हैं, घोड़ासहान में अपने कुछ लोगों से मिलने गए थे, वहां निकलने के बाद उसके ऊपर भी हमला हुआ। 14 टाके पड़े हैं, उनका वीडियो भी आया है। तो जो भी दलगत वहां राजनीति है, उसमें शीशा फोड़ने का काम, गाड़ी तोड़ने का काम, जबरदस्ती अपने पक्ष में बुलवाने का काम किया जा रहा है। देखिए इसके साथ साथ एक बड़ी दुखद स्थिति अभी सामने आ रही है। हम तो चाहते थे कि इंडिविजुअल लेवल पे उसके लिए कुछ बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि पिछले चरण का जो चुनाव हुआ 19 तारीख को, उस दिन चंदन यादव नाम का एक लड़का की हत्या हो गई सारण में। अब मुझे ये बताइए, देखिए मैं एक घटना से अवगत कराना चाहूँगा मैं अपने साथियों को, अपने दर्शकों को, कि पहली बार जब राधा मोहन सिंह चुनाव मोतिहारी से लड़ रहे थे, तो दीनबंधु सिंह नाम के एक लड़के ने उनके ऊपर गोली चलाई। राधा मोहन सिंह पे नहीं, राधा मोहन सिंह के लिए गोली चलाई। अच्छा। राधा मोहन सिंह के लिए गोली चलाई, जिसको गोली मारी उसकी हत्या हो गई, है ना, वो बेचारा मर गया, और दीनबंधु सिंह जो है वो जेल चले गए। अच्छा, ठीक है। गोली किसके लिए चलाई? राधा मोहन सिंह के लिए। आज राधा मोहन सिंह उसको पूछ रहे हैं? नहीं पूछ रहे हैं। उस समय भी नहीं पूछ रहे थे। तो जितने भी वोटर हैं, खास करके जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा वर्ग के वोटर्स हैं, जिनके खून में गर्माहट बहुत ज़्यादा है, उनको एक सजेशन भी हम देना चाहेंगे कि देखो, राजनीति करने वाला व्यक्ति राजनीति करेगा। अब आप सारण की बात देखिए, राजीव प्रताप सिंह चुनाव हार जाएंगे तो पायलट हो जाएंगे। हाँ, पायलट हो। रोहिणी आचार्य चुनाव हार जाएंगे सिंगापुर तो सिंगापुर चली जाएंगी।
लेकिन नुकसान किसका हुआ? चंदन यादव के परिवार को क्या मिला? कुछ नहीं। कल के डेट में न रोहिणी आचार्य पूछेगी न राजीव प्रताप रूडी पूछेंगे, जिसके लिए भी मरा हो। इसलिए देखिए, आप ये चुनाव है, चुनाव में राजनेता जो है उनका काम है अपने पक्ष में गोलबंदी करना। लेकिन मैं आग्रह करूंगा, हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगर हमारी बात आप तक जा रही है तो युवाओं को खास करके मैं करबद्ध प्रार्थना है उनसे कि कभी उतावले ना हो और उतावलेपन में अपना नुकसान न करें। इसलिए कि आप जिसके लिए आज अपना गर्दन कटा देंगे, कल के डेट में वो तो आपको बिल्कुल नहीं पूछेगा। तो चलिए, खैर, हम लोग चुनावी चर्चा कर रहे थे। चुनावी चर्चा के क्रम में ये बातें सामने आई तो मुझे लगा कि इसके बारे में भी लोगों को अवगत कराना चाहिए। तो आपको बताएं कि बिल्कुल सीधी सीधी लड़ाई है और आप ये मान के चलिए कि लड़ाई बिल्कुल 19-20 की लड़ाई चल रही है ना। लवली आनंद ने भी, हार जीत भी होती है तो हमें नहीं लगता है कि 1,00,000-2 लाख मतों का अंतर होगा। नहीं, शिवहर में जो है ना, हालांकि आपको बता दें कि शिवहर में जो मतदाताओं की संख्या है वो मोतिहारी से ज्यादा है। अच्छा। कुल 18,33,374 मतदाता अभी का अपडेट है। हाँ, ये अभी का अपडेट है। ये अभी इस बार जो जिला प्रशासन की तरफ से जो डॉक्यूमेंट दिया गया है, तो मोतिहारी में जहाँ 17,90,000 मतदाता हैं, वहीं 18,33,000 मतदाता शिवहर में है। अच्छा। तो फैसला मुझे लगता है कि कम से कम 5-5.5 लाख मत जिस उम्मीदवार को मिले वो जीत की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अच्छा। अब कास्ट कन्फिगरेशन के आधार पर आप देख लीजिए, वहां राजद का उम्मीदवार है, यादव वोट पूरी तरीके से उसके साथ है। साथ में वैश्य, चूंकि वैश्य जाति से खुद ऋतु जायसवाल आती हैं, तो वैश्य मतदाताओं का समर्थन उनके साथ है। अच्छा, बस मोदी जी के साथ नहीं है, यानी लवली आनंद के साथ कम। देखिए, अक्सर एक चीज आपको बता दें, और उस समीकरण को समझना हो तो समझिए, ब्राह्मण स्टाम्प्ड वोटर है बीजेपी का। अच्छा। लेकिन आप चले जाइए पश्चिमी चंपारण में, आपको एक ब्राह्मण नहीं मिलेगा जो बीजेपी को वोट करेगा। सारा वोट मदन मोहन तिवारी की तरफ शिफ्ट हो गया। तो जहां कैंडिडेट उस खास जाति का आता है वहां वोट। अब मोतिहारी की स्थिति देख लीजिए। मोतिहारी में कुशवाहा वोटर्स हैं। क्या कुशवाहा में भारतीय जनता पार्टी में कुशवाहा वोटर्स नहीं है? हैं? अभी संतोष कुशवाहा, जिन्होंने अभी बीजेपी ज्वाइन किया, और बाकी सबको छोड़िए, सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। बावजूद इसके मोतिहारी में कुशवाहा समाज का मैक्सिमम पोलराइजेशन आज की तारीख में डॉक्टर राजेश की तरफ है। अच्छा। तो शिवहर में भी जो है वैश्य मतदाताओं के दाएं बाएं जाने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। कुल को वोट करेंगे। हाँ, वो अपने कुल को वोट करेंगे। ब्राह्मण स्टाम्प वोटर है भाजपा के, वैश्य ऋतु जायसवाल के साथ है। मुसलमानों का क्या होगा? मुस्लिम वोट तो ऋतु जायसवाल के साथ, और राणा रंजीत कुछ नहीं। रंजीत बहुत थोड़ा बहुत 1-8% वोट को डिस्टर्ब कर पाए तो कर पाए, लेकिन मुसलमानों का जो वोट है वो मुसलमानों का वोट पूरे तरीके से वो लास्ट मोमेंट में जो है मुसलमानों का वोट ऋतु जायसवाल की। भगवा रंग योगी के संग, तो भगवा के साथ में योगी उतरे हुए हैं, जय श्री राम के नारे के साथ चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। तो वो कितना होगा वोट? क्योंकि वो पिछले 3 वर्षों से लगातार इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उसकी वजह से जितने व्यक्तिगत रिलेशन उन्होंने अपने बनाए होंगे, जितना आयोजन वगैरह उन्होंने कराया होगा, और उसमें जो लोगों का संपर्क उनको हुआ होगा, और मुझे लगता है कि तीसरे नंबर पे अखिलेश्वर दास को आप रख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप अखिलेश्वर दास को रख सकते हैं, क्योंकि एक तो भगवा है, हिंदुवादी है ना, हिंदुवादी सोच है। और वो भी कहते रह रहे हैं कि भाई हम भी तो मोदी के ही समर्थक हैं, हम भी तो योगी के ही समर्थक हैं, तो आप भाजपा वाला समझ के हमको वोट दे दीजिए। अच्छा। है ना। तो ये इस तरह की बातें हो रही हैं। और चुनाव के मैदान में आनंद मोहन 2 बार से शिवहर में सांसद रहे हैं, तो उनका जो कार्यकाल रहा है संसदीय क्षेत्र शिवहर में, उसका कोई प्रभाव है अभी कि हाँ आनंद मोहन ने बहुत अच्छा काम किया था, या आनंद मोहन हमारे नेता हैं, तो उससे भी कुछ वोट बने लवली आनंद के पक्ष में? एक चीज तो एकदम नोट कर लीजिए कि कोई भी बाहरी उम्मीदवार अगर आपके यहाँ से जीत के जाता है तो उससे आप बहुत उम्मीद नहीं रख सकते हैं। और आनंद मोहन जी का भी रिकॉर्ड आप निकाल के देख लीजिए, है ना, क्या विकास हो गया शिवहर में? अभी तो कोई विकास नहीं है शिवहर, तो दिखता नहीं है। आनंद मोहन जी भी थे उस समय, क्या विकास उन्होंने कर लिया? मुझे तो कुछ नहीं दिखता है ना। लेकिन एक मुखिया के तौर पे ऋतु जायसवाल का जो काम है वो विजिबल है, वो दिखता है ना। तो अच्छा, दूसरा, ऋतु जायसवाल भी पढ़ी लिखी महिला है, सौम्य है, हाँ सौम्य है, मृदुभाषी है ना। और
आने वाले समय में मुझे लगता है ना कि रोल मॉडल शिवहर राजद का एक बड़ा चेहरा हो सकती हैं ऋतु जायसवाल। और ऋतु जायसवाल के नेतृत्व में शिवहर आपको लगता है कि फिर से उसी तरह से एक मॉडल बन के निश्चित तौर पे मैं आपको बताऊं, देखिए होता क्या है ना, पद वही है, काम करने वाले लोग जो हैं, आज मोदी को बनारस के लोगों ने अपने हृदय से लगाया, तो मोदी ने काम करके दिखाया। आज बनारस अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक ऐसा जगह बन गया है कि बाहर से भी कोई पर्यटक अगर आता है तो बनारस अवश्य आता है, और गंगा आरती जरूर ठीक है, और गंगा आरती। तो ये काम करने का तरीका होता था। तो नरेंद्र मोदी के पास एक विजन था और उस विजन के हिसाब से उन्होंने बनारस को बनारस बना दिया। उसी तरह ऋतु जायसवाल के पास भी एक विजन है और ऋतु जायसवाल को काम करने का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऋतु जायसवाल अच्छा काम करेगी, क्योंकि मुखिया होते हुए उस महिला ने जो काम किया उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से शिवहर लोकसभा सीट पर जो सियासी हलचल तेज हुई है उसमें अभी भी पलड़ा किसका भारी है? ऋतु जायसवाल का भारी। ऋतु जायसवाल का भारी है। और 72 घंटे पहले दशा और दिशा क्या चुनाव की बदलती है, उसके बाद क्या रिजल्ट आता है, वो बड़ा दिलचस्प होगा। ये जो 72 घंटा है वो 72 घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ऋतु जायसवाल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो आनंद मोहन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही एक समय होता है जब वोटर्स का टर्नआउट, देखिए 3 से 4% वोटर्स ऐसे होते हैं जो वोटर निर्णायक होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 100 वोट पोल हुए, 51 वोट हमको मिले और 50 वोट हमारे प्रतिद्वंदी को मिले, तो हम जीत गए चुनाव। जीत गए चुनाव। फैसला करने वाला कौन हुआ? एक वोट। अब वो बिके नहीं तब ना। अब वो जो है वो जो मैंने 3 से 4% जो वोट होता है, वो 3 से 4% वोट का स्विच ओवर जो है इसी 72 घंटे के भीतर में होता है। अच्छा, वहाँ पे तमाम तरह की चीजें काम करती हैं। मैंने आपको बताया, साम दाम दंड भेद है ना, कुछ लोग खरीदे जाएंगे, कुछ लोग बिकेंगे, कुछ धमकाए जाएंगे, कुछ को उठा के बंद कर दिया जाएगा, तमाम तरह की चीजें होती हैं। लोगों को जबरदस्ती बैठा के कहा जाएगा कि हमारे पक्ष में बोलो। तो ये सब चीजें होंगी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक का जो सिचुएशन है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से स्टार्ट हुआ चुनाव तब से लेके अभी तक मुझे लगता है कि लवली आनंद अपने प्रचार के दृष्टिकोण से भी और बाकी दृष्टिकोण से भी अपने आप को ऋतु जायसवाल से ऊपर नहीं कर पाई हैं। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। आगे क्या कुछ होता है, क्या रिजल्ट आता है, बड़ा ट्विस्ट। शिवहर का जो लोकसभा का चुनाव है, ऐसे भी इतना सियासी हलचल तेज हो गया है यहाँ पर कि बिहार का 2-4 हॉट सीट में एक शिवहर का भी नाम है। यहाँ जो कुछ भी होगा उसका हम अपडेट आपको जरूर देंगे। आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट, बने रहिए हमारे साथ, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम जरूर उसका रिप्लाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।